तो बच्चों लाइट में हम लोग अभी तक काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें अभी तक कर चुके हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें और एक्साइटिंग चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने लाइट में दो तरह के इमेज डायग्राम्स पढ़े थे। पहला था कि जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट हो, दूसरा हमने पढ़ा कि इन्फिनिटी से सी के बीच में हो। तो चलिए जो डायग्राम हमारा है इस डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। एक मैंने कॉन्केव मिरर बना रखा है ऑलरेडी और यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, मतलब जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहेंगे। और एक हमारा होगा फोकस। फोकस मतलब जहाँ पे इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल किरणें वहाँ पे कन्वर्ज करें, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो ये डाइवर्जिंग होता और ये दूसरे साइड में होता। तो हमने इसके दो सीन पढ़े थे, इन्फिनिटी पे पढ़ लिया था हमने और इन्फिनिटी से सी के बीच का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लोग आगे चलेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर हो, तो हम लोग उस पॉइंट पर मेंशन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा होना चाहिए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब देखते हैं कि क्या क्या चीजें इमेज डायग्राम कैसे बनेगी। तो हमने यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने अलग अलग चार तरह की किरणें पढ़ी थी, उन्हीं चारों में से कुछ किरणों को यूज करके हम लोग इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने एक रे लिया जो पैरेलल जा रहा है और पैरेलल जाएगा तो ये कहाँ से पास करेगा, सही बच्चों, ये फोकस से पार कर जाएगा। तो ये रे हमारा रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पार कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रे हमने लिया, ए एम नाम दे देते हैं, ए एम जो रे हमने लिया ये पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पीसी के, और इसी कारण से वो फोकस से पार कर रही है। अब हम लोग को दूसरा रे लेना है। तो दूसरा रे हमने क्या पढ़ा था कि कोई रे अगर फोकस से पास कर रही हो तो वो पैरेलल होकर निकल जाती है। तो अगर हम उसका डायग्राम बनाएं तो एक पैरेलल लिया हमने और ये हमारा फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एकदम एग्जैक्टली ये सी पॉइंट पर ही आपका इमेज फॉर्म करता है। तो हमारा इमेज फॉर्म हो जा रहा है यहाँ ए डैश और बी डैश। तो जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो उसका इमेज हमें कहाँ फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। और जब आप कैलकुलेशंस वगैरह इसका देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों की हाइट भी इक्वल होती है। उसको भी हम थोड़ी देर में प्रूव करके लिखेंगे, बट उसके पहले हम इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। पहला, इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र पर ही हमारा इमेज बन रहा है। सेकंड, रेज चूंकि एक्चुअली में टकरा रही है, मतलब हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उल्टे साइड में तो रहेगा ही क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इन्वर्टेड भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम लोग। इन्वर्टेड या उल्टा इमेज हमारा बन रहा है। और साथ ही साथ जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल होगा। जो इमेज का हाइट है वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट के हाइट होगा। अब इसको हम लोग अभी तो मान रहे हैं, लेकिन इसको हम अगले ही स्लाइड में हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल क्यों हो रहा है। वो भी हम इसको सिंपल ज्योमेट्री के रूल से हम लोग समझ सकते हैं। बट आपको भी याद रखना है ये चीज़ कि अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका सिंपल हमें पहला रे लेना है जो कि पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारे फोकस से पार कर जाए। दूसरा आप रे लेंगे जो फोकस से पार करे और वो चीज़ आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जब उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको वो इमेज सी पर ही बन रहा है। इस इमेज की खास बात क्या होगी कि इमेज हमारा सी पर ही बनेगा। दूसरी बात है कि ये रियल इमेज बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। रियल इमेज बनने के कारण ये चीज़ें जनरली इन्वर्टेड होंगी या उल्टी होंगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी। अभी इस चीज़ का भी हम डेरिवेशन समझेंगे कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट कैसे सेम होती है। सो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि ये दोनों हाइट्स हमारी ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट कैसे सेम होती है। तो चलिए हम उसके लिए एक और रे ड्रॉ करते हैं। एक रे हमने ड्रॉ करना है
जो रे हमारा पास करेगा ए से, और अगर वो रे पोल पे जाती तो जितना एंगल यहाँ पे उसने बनाया है उतने ही एंगल पर ये निकल जाती, राइट। ये भी हमने एक रे पढ़ा था। अब उसी रे पे देखते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल आई और ये एंगल आर दोनों सेम होंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बी और ए डैश बी डैश इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री का है, तो हम इसे लिख लेते हैं एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा, जो हमने यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनाया, ये जो रे गई, तो ये दोनों एंगल सेम बना रहे होंगे। क्यों सेम बना रहे होंगे? कि ए से एक रे जा रही है जो पोल से टकरा रही है, और पोल पे टकराने के बाद वो ए डैश से पार कर रही है, और पोल पे जो हमारा 90 डिग्री या नॉर्मल खींचा जाता है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है, क्योंकि यही लाइन आपके सेंटर से कनेक्टेड है। तो मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और परावर्तन कोण सेम होंगे, मतलब ये आई और ये आर दोनों सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों एंगल्स हमारे सेम है, एक हमारा 90 डिग्री हो गया, एक हमारा आई और आर इक्वल होने के कारण ये दोनों एंगल हमारा सेम हो गया। और साथ ही साथ ये जो हमारा साइड है बीपी जो साइड है, ये दोनों में मैच कॉमन है। ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल में भी आप देखें और इस ट्रायंगल में, दोनों में वो साइड कॉमन है। तो हमारा कॉमन साइड कौन सा हो गया? बीपी इज इक्वल टू बी डैश पी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। अगर ये बीपी और बी डैश पी दोनों कॉमन साइड है, तो हमारा इसमें कौन सा एल्गोरिथम लग सकता है, कौन सा सिस्टम लग सकता है? ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से आप कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट है आपके। उस कंडीशन में हमारा जो साइड्स का रेशियो होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैच करेगा। बीपी इज इक्वल टू बी डैश पी। बीपी और बी डैश पी हम लोग जानते हैं कि सेम है, तो इसको 1 के इक्वल कह सकते हैं। और इससे हम अगर प्रूव करें तो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश आपका निकल के आ जाता है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो इमेज हाइट के इक्वल होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र पे रखा हो। तो हमने 3 केसेस पढ़ लिया। पहले हमने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने इन्फिनिटी से सी के बारे में पढ़ा, एंड देन अभी हमने सी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट है तब पढ़ा। यहाँ पे हमारा सी पे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है, और उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की इक्वल है, और साथ ही साथ ये रियल एंड इन्वर्टेड है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार हम सारी चीज़ों पढ़ने के बाद एक बार हम एक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे कि देखेंगे आपकी कैसे कैसे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज हमारा दूर जा रहा है। तो एक बार पूरा 6 कंप्लीट होने के बाद हम इस चीज़ को दोबारा रिविजिट भी करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज फोकस पे बन रहा था, इन्फिनिटी से सी के बीच में आया तो हमारा इमेज सी से एफ के बीच में बना, अब अगर हम सी पे पहुँचे तो हमारा इमेज सी पे बना। तो इतनी चीज़ें अभी तक आपने समझ लिया है। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग फिर एक एक्टिविटी से देखेंगे, एंड फिर हम दोबारा आएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जब सी से एफ के बीच में जाता है तो क्या होता है।